नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि महागठबंधन की चल रही मीटिंग में क्या फैसला होने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मान लेगी। सवाल यह उठता है कि क्या आरजेडी कांग्रेस को 70 सीटें दे देगी और सीटें कैसी चाहिए कांग्रेस को, इसका पूरा ध्यान आरजेडी रखेगी। क्योंकि मीटिंग से पहले ही मुकेश साहनी, लेफ्ट के कई नेता और साथ ही साथ अन्य दलों ने भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। कहा वो महागठबंधन के नेता हैं इसलिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इसके लिए हां भर दी है। और मीटिंग से ठीक पहले पप्पू यादव ने एक बयान देकर के और सनसनी मचा दी। कोसी सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए क्योंकि यहां कांग्रेस के ज्यादा वोटर्स हैं। क्या मतलब निकाला जाए? मतलब यह निकाला जाए कि कांग्रेस जब तक मनचाही सीट नहीं पाएगी तब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मानेगी। क्या इस बात को सही मान लिया जाए? और क्या कांग्रेस के दबाव में आरजेडी आने जा रही है? ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के भीतर खेल क्या चल रहा है। आपको बता दें, जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है, लेकिन जो वहां के जीते हुए विधायक हैं वो हर हाल में आरजेडी के साथ लड़ना चाहते हैं। उनको मालूम है कि आरजेडी के बगैर एनडीए से लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। ऐसे में क्या होने जा रहा है महागठबंधन में, हम आपको जरूर बताएंगे। मुकेश साहनी क्या करने जा रहे हैं, जो कि आज मीटिंग में शामिल हुए। पशुपति पारस नहीं आए मीटिंग में, और मीटिंग में क्यों नहीं आए इस पर चर्चा तेज जरूर है। लेकिन मुकेश साहनी मीटिंग में आए तो क्या वो महागठबंधन में बने रहेंगे? क्योंकि आरजेडी के कई नेता कहते हैं उनकी बात एनडीए से हो रही है। ये मुझसे कहते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता। ये भी कहते हैं कि वो हार्ड बार्गेनर हैं, बार्गेन कर रहे हैं, और अगर उनको डील उधर मिलेगा तो वो उधर जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुकेश साहनी महागठबंधन में ही रहेंगे? ये भी एक सवाल है। हम तमाम बातों की चर्चा करेंगे। पहले आइए आपको सुनाते हैं मुकेश साहनी क्या कह रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। होने वाली है, क्या कहेंगे? कहा जा रहा था कि आप एनडीए के साथ जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं उसको क्या बोल सकते हैं, वो लोग कमजोर है इसलिए वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मुकेश साहनी जी डिप्टी सीएम पर बात बनेगी आज। अरे चलिए हम लोग सरकार बनाएंगे। ठीक है, सरकार हमारी बनेगी। ठीक है, अच्छा से आएंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, सब होगा, हमारी सरकार बनेगी, सब चीज होगा। सरकार बनेगी महागठबंधन की सर। हाँ, एकदम बैठक में पहुंचे हैं, एकदम सरकार बनेगी। ठीक है, बैठक हो रही है। मुकेश साहनी डिप्टी सीएम होंगे, इस बात पे भी चर्चा। हाँ भाई, इसमें अति पिछड़ा का बेटा अगर डिप्टी सीएम बने तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मानेंगे महागठबंधन के लोग? अरे मानना नहीं मान, जनता ना मान रही है। अति पिछड़ा ना है। कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, जो कर्पूरी ठाकुर जी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसमें ना राजनीति हो रहा है। हाँ, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ में ना राजनीति हो रहा है। बीजेपी के स्क्रिप्ट में थोड़ी ना हो रहा है राजनीति। भाजपा का थोड़ी ना है। तो भाजपा भगाओ बिहार बचाओ का नारा लगेगा अभी। तेजस्वी सीएम, मुकेश साहनी डिप्टी सीएम, हम तो मानते हैं। हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को ये इच्छा है। कांग्रेस मानेगी कि नहीं मानेगी देवज्योति की? देखिए, कांग्रेस का अलग है। हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे पार्टी का स्टैंड है कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश साहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। एक अति पिछड़ा का बेटा और एक पिछड़ा का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बागडोर मिले, ये जनता भी मान चुकी है और हर एक घर घर में जश्न बनेगा। इस तरह का वादा तो तेजस्वी यादव ने भी किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल। अरे आप उसको छोड़ दीजिए, उसको क्या है उसको छोड़ दीजिए। बैठक होने दीजिए। बैठक हो रही है और बैठक में बहुत सकारात्मक आपको रिजल्ट नजर आएगा। 60 सीट पे दावा कर रहे हैं, लग रहा है 60 सीट पे कल से खबर बनेगी आपकी यहाँ। अरे वो तो शेष नेतृत्व तय करेगा। वो तो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक था 60 सीट का। वो हमारे आदरणीय नेता बात करेंगे शेष नेतृत्व से। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिली भागीदारी। तो कर्पूरी ठाकुर जी का ना स्क्रिप्ट पे हमारा पार्टी चलता है, थोड़ी ना भाजपा का लिखा हुआ स्क्रिप्ट में चलता है। जो खबरें आने दिलीप जायसवाल से, मुकेश साहनी, अरे वो सब गलत बात है, झूठ बात है। भाजपा दिन में सपना दिखाने वाली पार्टी है। आया 15 लाख रुपया,
15 साल होने जा रहा है, 1-1 लाख भी दे दिया रहता। आया 15 लाख, 15 लाख काला धन आया। कहाँ आया काला धन, बताइए। काला धन लगता है सकारात्मक बातचीत होगी, एकदम बातचीत होगी। हम लोग भाजपा को भगाएंगे बिहार से। हम आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहां पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देख रही है। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खत्म कर सकें। इसीलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं तो सीमांचल कोसी में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जमीन समझते हुए हर परिस्थिति में आज बैठक है। मेरा आग्रह है कि उस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहां वही लड़े और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में अधिक सीटों पर लड़ने। देखिए, महागठबंधन के नेता आज मिल रहे हैं, ये नेताओं का मिलन है। इनके दिल मिले हुए नहीं हैं, इनके हाथ जरूर मिले हुए हैं और इसमें पूरा अंतर विरोध है। जिस तरह यहाँ के जो नेता हैं उनको तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेता को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप को राहुल जी और खड़गे जी से बात करने लायक समझते हैं। राहुल जी खड़गे जी ने रिक्वेस्ट किया तब जाकर यहाँ कांग्रेस के नेताओं को बैठक में वो एंट्री दे रहे हैं। ये इनके जो नेता हैं सबके अलग अलग बयान हैं। कोई इनका नेता कह रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। अरे वो सीएम और डिप्टी सीएम तब बनेंगे जब सीटें आएंगी। इनकी सीटें आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम एनडीए के नेता लड़ने वाले हैं। एनडीए लड़ेगा और जीतेगा और तेजस्वी यादव को तो उनके अलायंस के लोग अपना नेता मानने को, घोषित करने को भी तैयार नहीं है। तो किस बात का अलायंस है? अंतर विरोध का ये अलायंस है। कुछ भी बैठक कर ले, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा एनडीए। सरकार एनडीए बनाएगी, ये शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं। पर एक गंभीर सवाल यह है कि मीटिंग से पहले पप्पू यादव ने मांग रख दी कि सीमांचल और कोसी में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और एनडीए से लड़ाई हो। तो कांग्रेस की ज़मीन है सीमांचल और कोसी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्टली ही सही मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीट की मांग कर रही है और उप मुख्यमंत्री की बात कह रही है कर्पूरी ठाकुर के लिखे स्क्रिप्ट पर हम चल रहे हैं। पर एक बात भीतर से निकल करके ये भी आती है कि क्या मुकेश सहनी रहेंगे आरजेडी के साथ? मुकेश सहनी कहीं एनडीए के तरफ से मुखबिरी तो नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आरजेडी के कई नेता दबी जुबान में कहते हैं ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी। वो बार्गेन कर रहे हैं। उनको थोड़ा कम सीट भी एनडीए देगी तो पहले उधर चले जाएंगे क्योंकि उनको मंत्री पद दिख रहा है, सत्ता दिख रहा है, इसलिए वो उधर चले जाएंगे। उधर से थक के आएंगे तब हम यहां पर देखेंगे। तो मुकेश सहनी काफी जोश में दिख रहे थे। वो बार बार कहते हैं बीजेपी वाला झूठ बोल रहा है, एनडीए वाला झूठ बोल रहा है। पर ऐसा है क्या? आप कहते हैं पर आरजेडी में ऐसी भावना नहीं है। आपके घटक दल ही आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। सहनी जी भले ही कैमरे पे ना बोले लेकिन आप पर भरोसा नहीं हो रहा है। और सही बात है, आपकी पार्टी का हित जहां सदेगा, आपका हित जहां सदेगा, आप उधर जाएंगे। सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी आप मांग तो रहे हैं, तेजस्वी ने हाँ तो कहा नहीं है। आपको कितनी सीटें दी जा रही हैं, ये भी सवाल है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मुकेश सहनी किधर रहने वाले हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही है
और कांग्रेस के तरफ से अधिकृत कौन नेता होंगे जो बात करेंगे, तो दिख रहा है अल्लाह वरू बैठे हैं। वैसे राजेश राम भी हैं, शकील अहमद खान भी, लेकिन अल्लाह वरू ही अब फाइनल बात करेंगे, ये मेरी जानकारी है, ये मैंने कल आपको बताया था। सीधे लिए चलता हूं अपने मेहमानों के पास और उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु बस जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। रामबंधु बस जी, पारस जी क्यों गायब रहे? उनको बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं? अभी भी एनडीए से उनका मोह भंग नहीं हुआ है, क्या है मामला? पारस जी को उस तरह बुलाया ही नहीं गया, उस तरीके से आमंत्रण, सहृदय आमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि उनके पास गठबंधन में जाने के लिए एक ही ऑप्शन है और अभी कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या की गुत्थी भी नहीं सुलझी है और मुकेश सहनी भी हैं। तो इन लोगों के विचार जानने के बाद आरजेडी पारस से संपर्क करेगी और अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मुस्लिम सीटों को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज वाली नीति है, वो चाहती है कि जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो उसमें से ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस पार्टी को मिले। वो मगध क्षेत्रों में भले कॉम्प्रोमाइज कर ले, कोसी या सीमांचल क्षेत्रों में तो नहीं करना चाहती है। तो जहां तक पारस जी का सवाल है, जब तक इन लोगों से बातचीत नहीं हो जाती है, पारस जी से बातचीत करने के लिए तो आरजेडी है, मतलब आरजेडी लालू परिवार उनसे बातचीत कर लेगी। वो लगता है कि लालू यादव के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। पहले के जो घटक दल हैं उन लोगों से गुत्थी सुलझा ले। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर के, बिहार में लगभग 47 से 50 सीटें हैं मुस्लिम बहुल सीटें, इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। उसमें से ज्यादातर वो सीटें खुद चाहती है और इस चुनाव को, बिहार चुनाव को, मुस्लिम वोट पे जो कांग्रेस का अपना कॉन्फिडेंस रहा है उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को देख रही है। इसके परिणाम को वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी प्रदर्शित कर सकती है। देखिए जहां पे नहीं, ठीक है, पर एक बात बताइए रामबंधु बस जी, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटों पर बात बन जाएगी? इस मीटिंग का क्या मतलब है? देखिए बातचीत 70 या उसके लगभग पे ही बनेगी, मतलब वो 35 या 40 जो आरजेडी देना चाहती है वैसा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि वो सीट जो होंगे उसमें एक भी सीट अब कांग्रेस वैसा नहीं लेना चाहती है जहां पे बीजेपी या एनडीए के वहां दावेदारी ज्यादा है, ज्यादा लगातार वो जीत रही है, मतलब वो हारने वाली सीटें अब बिल्कुल ही नहीं लेना चाहती है। चलिए ठीक है, एक बात सीधा मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। विनय कुमार जी, आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर संजय, ये बताइए, एक तरफ अल्लाह वरू, दूसरी तरफ मुकेश सहनी, मतलब दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आरजेडी को, ये दिखाई पड़ रहा है। पर मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहेंगे, इसको लेकर के तो आरजेडी के नेता ही दबी जुबान में आप बात करिए, वो कहते हैं नहीं, उनकी बात उधर हो रही है, वो कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं। थोड़ा खराब डील भी होगा तो वो एनडीए पहले प्रीफर करेंगे, बाद में हम लोग को करेंगे। तो ऐसी मीटिंग में आना, बढ़ चढ़ के बोलना, बात ये भी उठ रही है कि क्या कहीं एनडीए के तरफ से जासूसी तो नहीं कराई जा रही? देखिए, दिलीप जायसवाल ने तो खुलासा किया है कि 2 दिन पहले मुकेश सहनी जी हमसे मिले हैं और दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर वो झूठ बोल रहे थे तो मुकेश सहनी को सफाई देनी चाहिए थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो मुकेश सहनी जो पिछली बार जितनी सीटें इनको भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी, शायद वो 11 सीट भी अगर दे दे आरजेडी तो बहुत है। ये तो 60 की बात कर रहे हैं। और है क्या कि ये जो निषाद समाज का जो 15 उपजातियां हैं, जिसको लेकर के ये क्लब करके कहते हैं कि हमारा वोट 8% है, 9% है, जबकि अगर उन सारी जातियों को क्लब भी कर दिया जाए, केवट, निषाद, मलाह, जो भी जातियां हैं, विंद, तो ये इसका मिला करके भी करीब 5-6% वोट आता है। तो मुकेश सहनी जी इसलिए बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि जिस तरफ भी बात बन जाए, अगर एक तरफ हार्ड बार्गेनिंग करेंगे तो कहेंगे कि भाई इतनी सीट तो वहां मिल ही रही थी हमको, हम तो वहां से छोड़ के आपके पास आए हैं, इतनी ही सीटों के लिए थोड़े आए हैं।
आप उनसे अधिक दीजिएगा तब तो हम आपके पास आएंगे। तो मुकेश साहनी जी बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करेंगे और आरजेडी इसको खूब समझती है, इसलिए आरजेडी बहुत भाव मुकेश साहनी जी को नहीं देगी। वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दें, तेजस्वी जी को जितना ऊंचाई पर अभी रख दें, अभी तो अपने को डिप्टी सीएम और तेजस्वी जी के बगल वाली सीट पर ही अपने को अधिकृत मानते हैं कि उसके लिए सबसे अधिकृत और उपयुक्त व्यक्ति हम ही हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सारा खेल निर्भर करता है कांग्रेस पर। कांग्रेस अगर कंफर्टेबल तरीके से अलायंस में गई तो बात बनेगी, अगर नहीं कंफर्टेबल अलायंस में गई तो शायद बात कुछ और हो जाएगी। अब उसमें उसका मौके का फायदा उठा ले मुकेश सहनी, उस मौके का फायदा बसपा उठा ले, उस मौके का फायदा कोई और अलायंस उठा ले, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस एडमेंट है कि किसी भी कीमत पर हम बैसाखी पर अब सवार नहीं होंगे, बैसाखी लेके अब हम आरजेडी का नहीं चलेंगे। और यही अल्लाह बरू आकर के जो सदाकत आश्रम में जो इनके कार्यकर्ता और जो बुजुर्ग नेता जो अपने को छत्रप कहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि आप इतने ही ताकतवर हैं तो पटना में बैठ के क्या करते हैं, क्षेत्र में जाइए और जा करके जरा हमको बताइए कि आपकी ताकत क्या है, हम आएंगे आपके क्षेत्र में। किस दिन आप बुला रहे हैं, जिस दिन आप बुलाइएगा हम आएंगे, आपकी ताकत देख लेंगे। तो कृष्णा अल्लाह बरू आने के बाद दो चीजें हुई, एक तो कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेंटली तैयार हो गई है, जिससे राहुल गांधी भी कन्विंस है। और उसके बाद ही कन्हैया कुमार आ जाएं या पप्पू यादव आ जाएं, इनको कांग्रेस ने कहा कि ठीक है इनको भेजिए, है कि भाई ये तो हमारी पार्टी के साथ खड़ा है, इनको आप क्यों रोके हुए हैं। आरजेडी आपकी पार्टी के साथ क्या करेगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो लोग आपकी पार्टी के लिए और पार्टी के साथ खड़ा है उनको आप रोक करके क्यों रखे हुए हैं। तो कन्हैया कुमार को भी इजाजत मिली कि जाइए पलायन रोको और नौकरी दो पद यात्रा करो, और पप्पू यादव को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के ठीक है। पर ये पप्पू यादव जो कह रहे हैं बढ़ चढ़ के कर विनय कुमार जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस ही इस तरह का दबाव बनवा रही है कि भाई कोसी सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, एनडीए से कांग्रेस ही लड़ाई लड़ सकती है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मामला ये है कि जो पिछला चुनाव को अगर आप आधार मानिएगा, चाहे या तो आप लोकसभा चुनाव को आधार मानिए या विधानसभा चुनाव को आधार मानिए, किसी चुनाव को आधार मान के आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो पिछले लोकसभा चुनाव को अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ी बात है, पिछले लोकसभा चुनाव में, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलिए। तो पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखते हैं तो उस इलाके की 3 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली, इंक्लूडिंग पप्पू यादव, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। और आप कह सकते हैं कि इन सीटों पर सफलता के कारण कांग्रेस का उत्साह उस इलाके में बढ़ा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। तो इसलिए, और अररिया की सीट तो आरजेडी भी सफल नहीं हो पाई, अररिया आरजेडी लड़ी थी तो वो आरजेडी नहीं निकाल पाई। तो मेरा मानना यह है कि उस इलाके में कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको मिले। और पिछले बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। तो कांग्रेस का उधर जनाधार है। आरजेडी तो आपको याद होगा 2019 में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, जो बिहार जैसे राज्य के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि आरजेडी जो इतनी जबरदस्त पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, गरीबों पिछड़ों की बात करने वाले लालू जी है, उनका कोई सदस्य लोकसभा में 2019 में नहीं पहुंच पाया। तो उस इलाके में, और अगर उस इलाके का विश्लेषण करेंगे विधानसभा वाइज, तो आप देखेंगे कि पिछला विधानसभा में भी आरजेडी का उधर परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। अगर बेहतर परफॉर्मेंस होता तो निश्चित रूप से उस समय 2020 में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती। लेकिन परफॉर्मेंस खराब होने के कारण कोसी का इलाका, सहरसा, खगड़िया और मधुबनी वगैरह के इलाके में जदयू और बीजेपी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया।
दोनों ने गठबंधन के तहत, तो सरकार बन गई नीतीश कुमार की। तो कुल मिलाकर अगर स्ट्रेटेजी के अनुसार देखेंगे तो पप्पू यादव सही बात कह रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी कितना उनके बात को तवज्जो देती है, क्योंकि इस गठबंधन में आरजेडी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है। आरजेडी पार्टी जो है ड्राइविंग सीट पर है, और जो दिल्ली में बैठक हुई, इस बैठक में ये तय हुआ कि कोई मुख्यमंत्री के नाम पर कोई कांग्रेस का लोग कोई बात नहीं कर सकता है। एक तरह से उनके मुंह पर ताला लगा दिया गया कि मुख्यमंत्री के नाम पर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता कोई बयान नहीं दे सकता है। ये उस बैठक में तय हुई। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दी कि हम लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के नहीं पर ताला लगा दिया गया है। हम भी जो हमारे पास जानकारी है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा कौन कौन सी सीट पर हम लड़ रहे हैं वो बताइए पहले, कितने दिन में आप क्लियर करिएगा ये बताइए पहले, क्योंकि पिछले बार की तरह नहीं हो कि पहला दौर खत्म हो गया और दूसरे दौर का 24 घंटा 36 घंटा बचा हुआ और तब आप कोई भी सीट हमें दे रहे हैं। ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो पहले दो चीज क्लियर करिए कि कौन कौन सी सीट दे रहे हैं। उसमें यह भी छिपा हुआ था कि कितनी सीटें दे रहे हैं और हमारी मनचाही सीटें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कही कि कितने दिन में आप ये क्लियर करिएगा, और जब ये दोनों बात हो जाएगी तो हम ये भी डिक्लेयर कर देंगे सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। और तब तक कांग्रेसियों को कह दिया गया कि आप भी मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं बोलेंगे और साथ ही आरजेडी के तरफ से भी मुख्यमंत्री की बात नहीं होगी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात पंकज जी है कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और जब जिस पार्टी का सबसे ज्यादा जनाधार है, जिस पार्टी का सबसे ज्यादा विधायक है, और लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी वो पार्टी 100 से अधिक सीटों पर लड़ेगी। और आज भी जो बैठक चल रही है उस बैठक में सीट को लेकर कोई मामला नहीं है। आज की बैठक में रणनीति बनाने पर चर्चा चल रही है कि हमारी रणनीति क्या होगी, और हमको एक जो अभी कानून आया है इसके विरोध में कहीं नहीं आम सभा करने की भी बात हो रही है कि एक बड़ी मीटिंग बिहार में किया जाए और कई इलाकों में मीटिंग किया जाए और इसमें ज्वाइंट मीटिंग हो। तमाम जो घटक दल महागठबंधन वो एक बात बताइए, इतना आगे कांग्रेस क्यों बढ़ेगी अगर सीट का क्लैरिटी नहीं होगा, मनचाही सीटें नहीं होगी। आखिरकार कांग्रेस और आरजेडी में विवाद क्या है फिर? अगर वो सब कुछ रणनीति तब बनेगी ना जब ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे आपके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको हम मिटा लें और हम लोग वाकई एलाइज हैं। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगा तो रणनीति बनाने का क्या मतलब है? नहीं, आपको जीतने के लिए चाहे खराब सीट हो या अच्छा, कोई सीट खराब नहीं होता है पंकज जी। जब आप याद करिए जब राजनारायण जी ये देखिए विनय जी एक मिनट हम अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर जो आप कहना चाहेंगे। रायबरेली में जब गए थे राजनारायण जी लड़ने, और पहले तो 71 में गए, तो 71 में जब लड़ाई लड़े तो उन्होंने फिर कोर्ट में उनको हराया इंदिरा गांधी को, और फिर 77 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली में इंदिरा जी को हराया, तब देश में परिवर्तन हुआ। तो जब लड़ाई लड़नी पड़ती, दिल्ली में भी केजरीवाल किन के खिलाफ चुनाव लड़े? शीला दीक्षित के खिलाफ। शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म से विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री थी, तो उनके खिलाफ लड़ने का साहस केजरीवाल ने जुटाया, उनको धूल चटाया। तो अगर आपको बिहार में सरकार बनानी है तो चाहे खराब सीट हो या अच्छा सीट है, वहां परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप तक सरकार नहीं बना। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं ना, पर राहुल गांधी ऐसा नहीं सोच रहे हैं विनय जी। राहुल गांधी का मानना यह है कि आपने 2020 में 70 सीटें दी और 70 में 45 वो दिया जिसमें 4 बार से महागठबंधन हार रही है, तो ऐसी सीटें आप हमें क्यों देते हैं? आरजेडी के तरफ से यह तर्क दिया गया कि 2020 में आप 19 सीट नहीं, एक मिनट, अब हमको बोलने दीजिए। 2020 में आप 19 पे जीते, 22 पे सेकंड में रहे और बाकी जो है
29 सीट पर आप कहीं नहीं रहे, तो 29 सीट भूल जाइए, 22 और 19 41 सीट आप ले लीजिए, 5 7 8 सीट और ले लीजिए। तो जवाब कांग्रेस का यह था कि 2024 के चुनाव में आप जितनी सीटें आ रहे हैं वो छोड़ दीजिए। भाई लोकसभा चुनाव में आप भी तो आ रहे हैं ना, कितना विधानसभा सीट आ रहे हैं वो बता दीजिए, और वो भी छोड़ दीजिए। अगर 2020 पैमाना है तो हम तो आसपास की बात कर रहे हैं कि हम इतने सीट पर लड़े, इतना जीते। आप इतने पे लड़े, कितने में हारे, और फिर जहां पे हारे वो छोड़ दीजिए विधानसभा। तो बात ये हुई कि भाई इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारे आपके बीच में जो डिफरेंसेस है, देखिए पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जो एक बड़ा फर्क है वो ये है कि अब कांग्रेस लड़ना चाहती है, अब कांग्रेस खड़ा होना चाहती है। एक बड़ा फर्क ये है कि सोनिया और लालू वाला संबंध अब नहीं है, वो तेजस्वी और राहुल एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए आप देखिए पूरी टीम बदल जा रही है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक राजनीति करने का प्रयास कर रही है, मुझे नहीं मालूम कब तक टिकेगी, कितना सफल होगी, पर एक चीज बड़ा क्लियर है कि अब पिछलग्गू नहीं बनेंगे। आपको हमें भी रेस्पेक्टेबल सीट देना पड़ेगा, और वो सीट देना पड़ेगा जहां पे विनेबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा है, और तभी हम आपके साथ चलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे लिए 2025 में खोने के लिए कुछ नहीं है, हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। रामबंधु बस जी, आ रहा हूं विनय जी, आप बोलिएगा, बहुत आपके पास बहुत जानकारी है, आप बताइएगा जरूर। जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जो 70 के आसपास सीटों को मांग रही है, एक तो असली जंग मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर के है। दूसरी बात है कि जो सीटें मांग रही है उनमें वो सबके सब या तो जो 19 जीते हैं वो, और वो जो आरजेडी के कोटे की है। ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट पार्टियों के पास जो सीटें हैं उनमें से उनको दे दिया जाए। तो कांग्रेस की बात अगर आरजेडी मानती है तो उसको अपनी ही कई जीती हुई सीटों को भी कांग्रेस को देना पड़ेगा, और खासकर मुस्लिम बहुल सीटों को देना पड़ेगा। तो ये एक आरजेडी के लिए दुविधा है, और इस बात को लेकर के कांग्रेस अड़ी हुई भी है। तो सीटों की संख्या और कौन कौन से विधानसभा सीटें हैं, यही दो बातें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस नो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्राइक रेट का हवाला दिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी भी, मुझे जो जिस तरीके की सूचना मिल रही है कि बैठक में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से लालू परिवार को लेकर के जो 2 नकारात्मक पहलू हैं इसको भी बैठक में रख रही है। एक तो ये कि जो बदलाव की राजनीति होती है, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे जो वोट बनता है वो महागठबंधन की ओर न जाकर के यू टर्न लेकर के एनडीए में इसलिए आ जाता है क्योंकि वहां पे लालू यादव को जंगल राज से जोड़ा जाता है। जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है वहां पे मुस्लिम बहुल सीट तो मुस्लिम का वोट कांग्रेस को मिलता ही है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी बनती है तो उसका फायदा कांग्रेस को होता है। जैसे 2019 में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आदि राज्यों में हुआ, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट बैंक इसलिए फायदा नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो तेजस्वी यादव है या लालू परिवार का कुछ सदस्य है। दूसरी बात है कि महागठबंधन का मतलब होता है यादव का प्रभाव होना, यादव वोट का या यादव लोगों का जो प्रभाव होता है उसके कारण जो दलित हैं और पिछड़ा समाज है, इन लोगों का जो वोट टर्न नहीं हो पाता है। तो ये जो 2 नकारात्मक पहलू हैं इसको कांग्रेस रख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेगी, वो मान लेगी, लेकिन तभी जब उसकी 2 शर्त मान ली जाए। एक ये कि सीटों की संख्या, और दूसरा वो जो मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर के कांग्रेस अब कॉम्प्रोमाइज मूड में नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई उसके लिए विधानसभा का नहीं है, ये लड़ाई असल में लोकसभा चुनाव का है। और बिहार के नतीजे में अगर महागठबंधन जीतती है या कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन होता है उससे उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसका निश्चित तौर पे आकलन किया जाएगा। वक्त में बिल पास हो रहा है, मुस्लिम समाज है, उनमें एक उबाल है सरकार के प्रति। वैसे में अगर कांग्रेस पार्टी को भी मुस्लिम बहुल सीटों से वंचित रख दिया जाए पिछली बार के चुनाव की तरह या अन्य बार के चुनाव की तरह, तो कांग्रेस के लिए एक हानिकारक या दूरगामी प्रभाव उनको देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट पार्टी भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी अभी तक सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के रूप में ही देख रही है। और एक और बात है, जैसे कि
कांग्रेस पार्टी के साथ होता था कि चुनाव कौन लड़ेगा ये भी आरजेडी के लोग तय करते थे। तो संगठन में बदलाव करके तो कांग्रेस अब संकेत दे चुकी है कि वो कौन नेता कांग्रेस में सक्रिय रहेंगे और किनको टिकट दिया जाएगा, इसमें तो अब आरजेडी की कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए है कि उनका अपना लीडर ही नहीं है। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में नहीं है। तो अब कांग्रेस उस स्थिति में आ चुकी है कि अब कन्हैया कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, पप्पू यादव आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे लेकर के आरजेडी अब कहीं से किसी तरह का दबाव देने वाली स्थिति में नहीं। ठीक है, पर बड़ी बात यह है कि अपनी जीती हुई सीट आरजेडी कैसे छोड़ देगी, और डॉक्टर संजय छोड़ देगी तो क्या आरजेडी चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में इतनी मजबूत हो जाए कि कल आरजेडी को ही पॉलिटिकली कमजोर होना पड़े और आरजेडी की स्थिति और खराब होने लगे? अगर मुसलमान में सेंधमारी कांग्रेस कर लेती है फिर तो आरजेडी कहां रह जाएगी? पहले कांग्रेस परजीवी दिख रही थी, फिर आरजेडी को परजीवी दिखना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बहुत मायने रखती है। कोई पार्टी क्यों चाहती है कि हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज में जाए जब परिस्थितियां उनको बाध्य कर देती है? तो मुस्लिम ओरिएंटेशन बढ़ा है कांग्रेस के प्रति, ठीक है, राष्ट्रीय फलक पर ही बढ़ा है। कर्नाटका में, तेलंगाना में, दक्षिण के राज्यों में, आंध्रा में। तो इस बात को क्या आरजेडी नहीं समझ रही है? समझ रही है आरजेडी कि मुस्लिम ओरिएंटेशन है, और जब मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस का भी होगा तो मुसलमान उसी ताकत के साथ उनको वोट करेंगे जिस ताकत से आरजेडी को वोट करते हैं। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही कि आरजेडी हमेशा हमें घुटनों के बल पर बिठाए रखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि हम कभी खड़े हों। तो हमारे पास खोने के लिए क्या है? अगर हम एक बार बिहार में अपनी ताकत दिखाएंगे तो हो सकता है कि 2029 के लिए हम अपने को तैयार कर लें, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर तो कांग्रेस है। और आरजेडी ने जो इनको आईना दिखाया, जो 2 बार सासाराम की सभा में तेजस्वी जी ने कहा कि अलायंस मेरा लोकसभा तक के लिए था, और लालू प्रसाद जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अगर सोनिया गांधी जी करती हैं तो क्या बुरा है, कांग्रेस नाराज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है? भाई, कांग्रेस के नाराज होने से जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो कांग्रेस को जो भी अपनी ताकत होगी वो अपनी ताकत लगाएगी। और यही कारण तो है कि कृष्णा अल्लाह बरू के आने के बाद पहला प्रयोग हुआ अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाना, क्योंकि उनको पता था कि हर बात अखिलेश सिंह बिना लालू प्रसाद की सहमति से नहीं बोलते हैं, उनके हर निर्णय में लालू प्रसाद जी की सहमति होती है। तो ये जो मैसेज जा रहा है बिहार में कि कांग्रेस बिल्कुल पिछलग्गू बैसाखी पर आरजेडी की खड़ी है, कांग्रेस उससे बाहर निकलना चाहती है। नहीं, आरजेडी कितना भाव देगी नहीं देगी, बाहर निकलना चाहती है कांग्रेस, वो सारी बातें सही है, लेकिन कांग्रेस अब ये भी देख रही है ना कि भाई दिल्ली में हमसे गठबंधन नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी हार गई। कांग्रेस को ये भी लग रहा है हमने हरियाणा में गठबंधन नहीं किया, हार हुई, पर अब जो भी है मेरा है। सवाल ये है कि कांग्रेस को लगता है कि हमें 2029 की तैयारी करनी है, और ये क्षेत्रीय दल हमारे वोट बैंक पर हम ही को आंख दिखाते हैं। मुसलमान वोट मेरा, दलित वोट मेरा। अब ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कांग्रेस जोरदार तरीके से कर रही है। किस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप सवर नहीं है तो आप फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है। जो कांग्रेस जिस रास्ते पर चल पड़ी है उससे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो क्षेत्रीय दलों का मुद्दा है, जो उसका वोट बैंक है, जो उसका स्ट्रेंथ है, उसी को कांग्रेस छीनना चाह रही। और मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि पहले क्षेत्रीय दल से निपट लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। विनय कुमार जी। नहीं पंकज जी, आप सही कह रहे हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी समाप्त हुई या कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तभी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, चाहे वो बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अब तमिलनाडु में देख लीजिए AIADMK और DMK का उदय हुआ, कांग्रेस के खिलाफ ही वहां उदय हुआ। फिर वहां कांग्रेस खत्म हो गई तमिलनाडु में। फिर आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए रामाराव का उदय कांग्रेस के कारण ही हुआ था। तो कांग्रेस के कमजोर होने से, चाहे ये ममता बनर्जी का मामला देख लीजिए पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और तब जो क्षेत्रीय पार्टियां जिसको आप कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुई।
और मजबूत दावेदारी पेश करने लगी, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार वो चुराने में सफल हो गई थी क्षेत्रीय पार्टियां। अब कांग्रेस फिर से अपने खोए जनाधार को पाने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास के तहत वो अपने को थोड़ा सा संगठन के रूप में मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी सक्रिय है, पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं और लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हैं। जो कुछ पिछले कुछ वर्षों से जहां कांग्रेस की गतिविधि कुछ कम थी, वो इस बार जो लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस हुआ चुनाव में 99 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में सफल हो गई, क्योंकि पिछले 14 और 19 में तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लायक के सीट भी अर्जित नहीं कर पाई थी पार्लियामेंट, लोकसभा में, संसद में कह सकते हैं, खास करके लोकसभा में। लेकिन इस बार जब कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, राहुल गांधी लीडर, अरे ये विनय जी ठीक है, कांग्रेस तो चलिए ट्रस्टेड एलाई है ना, या तो साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी। ये साहनी क्या करेंगे? साहनी को जो बगल में बिठाए हुए हैं दाहिने तरफ तेजस्वी यादव, आपका सोर्स क्या कहता है? मुकेश साहनी अलग से गुलगुल्ला बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, एनडीए में जाएंगे, बात फाइनल हो चुकी है। दिलीप जायसवाल तो खुल करके बोल चुके हैं, डॉक्टर संजय भी कह रहे थे। तो अगर मुकेश साहनी उधर चले जाते हैं तो फिर तो इनके लिए बहुत, कांग्रेस आरजेडी के लिए कांग्रेस को 70 सीटें देना बहुत मुश्किल भरा काम तो होगा नहीं। नहीं, देखिए अभी साहनी क्या है कि साहनी अपना ऑप्शन खोले रखते हैं। जो इस तरह की पार्टियां होती है, छोटी छोटी पार्टियां होती है, वो हर तरफ ऑप्शन खोले रखती है। और इन पार्टियों के नेता से जब आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जहां ज्यादा लाभ हमको मिलेगा वहां हम निर्णय लेंगे। चाहे वो पहले बसपा का यही स्थिति था, रामविलास जी की पार्टी का यही स्थिति था, और भी जो छोटी छोटी पार्टियां आप देखिएगा, वो जिधर लाभ ज्यादा नजर आता था उधर ये लोग अलायंस में जाते हैं। यहां भी मुकेश साहनी को अगर लाभ लगेगा कि भाई उनका डिमांड है कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, निर्णय तो जब बहुमत आएगा उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनेगा तब तो कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये पहले अपनी घोषणा कराना चाहते हैं, सीट चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन मुझे लगता है, मेरे जैसे लोगों को जो समझ है, राजनीति की जितनी समझ है, कि यहां भी 15 से ज्यादा का गुंजाइश नहीं है। नहीं, मेरे सूत्र तो यही कह रहे हैं कि आरजेडी 15 क्या, एक धड़ा कहता है 15 मैक्सिमम, दूसरा धड़ा कहता है 10-11 बहुत हो गया, शायद 8 से भी ज्यादा नहीं मिले, इस तरह की बात। और एनडीए में इनको 6 सीट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन 6 सीट के अलावा एनडीए में और कुछ मिल सकता है, मंत्री पद तय हो सकता है, राज्यसभा की सीट भी मिल सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती है जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। राज्यसभा नहीं हो, एमएलसी का सीट भी मिल सकता है, तो ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। पर सवाल ये उठता है कि आरजेडी अंदर खाने तो कह रही है मुकेश साहनी इज नॉट रिलायबल, उन पे अभी हम भरोसा नहीं कर सकते। पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि सीट का मामला नहीं फंसा है, फंसा है कि कैंडिडेट कौन देगा। हो क्या रहा है, मुकेश साहनी के साथ सीट भी दिया जाता है और कैंडिडेट भी दिया जाता है। तो ये अब इस बार मुकेश साहनी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि कैंडिडेट मेरा हो। तो मामला यहां फंसा हुआ है, क्योंकि अगर लोकसभा में भी देखिएगा सीट भी तेजस्वी यादव दिए, कैंडिडेट भी दिए। उसके पहले बीजेपी असेंबली के चुनाव में कैंडिडेट भी दिया और सीट भी दिया। अब मुकेश साहनी थोड़ा सतर्क है, चाहते कि मेरा कैंडिडेट हो, और अगर उनका कैंडिडेट होगा तो उनकी पार्टी मजबूत होगी। तो यही लगे हुए हैं और हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। तो हार्ड बार्गेनिंग में जहां उनको ज्यादा लाभ नजर आएगा वहां रहेंगे। उनको दोनों तरफ में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस जिस नहीं, ठीक है, दोनों तरफ बहुत दिक्कत नहीं है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट उनका नेचुरल अलायंस तो एनडीए में ही ज्यादा सही दिखाई पड़ता है। एक्चुअली जिस जाति से आते हैं, ये तो राम के समझ से नजदीक रहे हैं। हाँ, जाना था गंगा पार, तो प्रभु केवट की नाव चढ़े।
तो इसलिए इनका तो नेचुरल अगर कह सकते हैं तो नहीं ठीक है, प्रोग्राम से इनका पर और सारी पार्टियां क्या कर रही हैं? वो किधर हैं? राम बंदोबस्त जी, आरसीपी जी किधर हैं? आईपी गुप्ता किधर हैं? उसके बाद पशुपति पारस तो चलिए इधर हैं, महागठबंधन में। जनसुराज अकेले लड़ रही है। क्या आरसीपी सिंह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? गुप्ता जी क्या करने वाले हैं? उनका भी जोरदार आपने देखा रैली हुआ पटना में, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आरसीपी सिंह की जो पार्टी है वो चुनाव में उतरेगी और फिलहाल वो उन सभी सीटों पे उतरेगी जिस पे जदयू चुनाव लड़ेगी। तो उनका चुनाव लड़ना तो तय है, वो और उनके उम्मीदवार क्षेत्र में गए भी हैं। कुछ ही महीने में वो चीजें मीडिया में भी आ जाएंगी। लेकिन जो गुप्ता जी की रैली, जो गुप्ता जी हैं और लोग हैं, एक यहाँ अजय कानू हैं, वो भी अपना रैली कर रहे हैं। तो वो लोग एक प्रेशर पॉलिटिक्स के हिस्सा हैं। वो चाहते हैं कि महागठबंधन में उनको कुछ सीटें मिल जाएं। सीटों की संख्या चाहे जो हो, और लेकिन उनको मिल जाए। अकेले चुनाव, जैसे एक अजय कानू भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, मुझे नहीं लगता कि अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में वो हैं। उन लोग की जो रैली है और जिस तरीके से रैली पे वो खर्च कर रहे हैं, भारी भरकम भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब वो उनके प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। और पारस जी को लेकर के संवाद जारी है आरजेडी से, महागठबंधन से नहीं। उनको आरजेडी लीड कर रही है और कांग्रेस जो सीटें मांग रही हैं, उसके बाद परिदृश्य बदल जाएगा। कांग्रेस जिस सीटों पे अड़ी है, क्या वो वास्तव में आरजेडी दे पाएगी? क्योंकि क्या आरजेडी अपनी जीती हुई सीटें भी दे पाएंगी? अगर आरजेडी मुस्लिम बहुल सीटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को दे देगी, तो फिर उसके एमवाई समीकरण का क्या होगा? और इन दो सीटों की संख्या और मुस्लिम जो प्रभुत्वशाली जो सीटें हैं, इन विषयों पे अब कांग्रेस जितनी दूर आगे बढ़ चुकी है, वो कॉम्प्रोमाइज के बूट में नहीं दिखती है। तो ऐसे में अभी ये कहना कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है या कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि कांग्रेस महागठबंधन छोड़ सकती है। नहीं ठीक है, इन दो आप कांग्रेस महागठबंधन छोड़ सकती है, ये आप ऐसा कह रहे हैं। पर डॉक्टर संजय, मेरी जानकारी ये है कि भाई दिल्ली में तो फैसला हो नहीं पाया। राहुल गांधी ने फरमान सुना दिया, तेजस्वी यादव को यहाँ पर लौट करके आना पड़ा। अल्लावरू अधिकृत हो गए, अल्लावरू ही फाइनल करेंगे। राहुल ने कह भी दिया हमारे तरफ से अल्लावरू बात करेंगे, ये सब साफ कर दिया। पर तेजस्वी यादव 150 सीट पे लड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम होंगे तो 143 पर आएंगे, मतलब 100 सीट वो बांटेंगे। 100 सीट में आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या कांग्रेस 50 तक मान जाएगी? क्या लेफ्ट 30 पे मान जाएगी, 20 पे मान जाएगी? आरजेडी से बात करिए तो वो कहती है पिछली बार जितना दिए थे उतना देंगे। तो अगर 50 कांग्रेस, जबकि पिछली बार 70 दिया गया था, कांग्रेस नहीं मानती है तो 70 देना पड़ेगा, लेफ्ट को 20 देना पड़ेगा, 90 ये हो गया, बचा 10 सीट। 10 सीट में आपको पशुपति पारस को भी बांटना होगा और अगर मुकेश सहनी रहे तो उनको भी देना होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का ऐलान संभव है? इस तरीके से सीट का बंटवारा हो सकता है? नहीं, कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियां भी जो हैं वो सीटों को लेकर के इस बार बहुत ही सतर्क है और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है। पिछली बार 2020 में सीपीआई-एमएल को 19 सीटें दी गई थी, 12 वो जीत गए थे। लोकसभा में वो 2 सीट जीत गए हैं। कितनी सीटें उनको मिली थी? और पूरे लेफ्ट पार्टियों को 29 सीट मिली थी, जो 16 जीत गए हैं। 2 सीपीआई, 2 सीपीएम और 12 ये सीपीआई-एमएल। क्या लगता है कि अब पिछली बार जो 29 सीटें दी गई थी लेफ्ट को, उससे भी ये कम देंगे इतना अच्छा स्ट्राइक रेट होने पर? जब दीपंकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि 60 सीट से कम पर तो हम लड़ेंगे ही, और ये हमारी मजबूत सीटें हैं और ये चिन्हित सीटें हैं जिसको हमने चिन्हित किया है। तो लेफ्ट पार्टियों को इस तरह से तेजस्वी जी नाराज कर देंगे या लेफ्ट पार्टियां इस तरह से बैकफुट पर आ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, पारस जी को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरी उनसे बात हुई थी और बातचीत के क्रम में ही उन्होंने कहा कि अभी मैं एनडीए से नाता तो तोड़ूंगा, लेकिन मैं अभी किसी गठबंधन में नहीं जा रहा हूं। भाई, जब एनडीए से नाता तोड़ ही लीजिएगा तो दूसरा गठबंधन तो इंडिया ही है
और तेजस्वी जी अब उनको कितनी सीटें दे पाते हैं, कितनी सीटों पर वो तैयार हो जाते हैं इनके साथ लड़ने में। एक पॉलिटिकल बयान अलग होता है कि मैं 243 की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जमीनी हकीकत छोटी पार्टियों को पता रहता है कि अगर हमें कम से कम इतनी सीटें भी मिल जाती है तो चलिए हम अलायंस में चुनाव तो लड़ेंगे, जीता तो लेंगे। रह गई बात कांग्रेस की, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इस बार वो जो 70 दे न दे लेकिन 60 से नीचे की सीटों पर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब वैसे कोई परिस्थिति बन जाए, फिर लालू प्रसाद जी सोनिया गांधी से बात कर लें और फिर वो सोनिया गांधी को समझाने में लालू प्रसाद कामयाब हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो रुख है कांग्रेस का, और यही तो प्रतिमा दास जो इनकी विधायिका है कह रही थी कि भाई नेता लोग टिकट बांट लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता नहीं है तो फिर पार्टी खड़ी कैसे हो। इस बात को लेकर के इस बार कांग्रेस थोड़ा अलर्ट है कि बाकी दलित को ही बांटना है, मुस्लिम को ही बांटना है, लेकिन उनके हिस्से में मजबूत सीटें आएगी तभी तो वो बांटेंगे। और पप्पू यादव जो हुंकार भर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, कन्हैया कुमार पद यात्रा कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो कांग्रेस को बहुत कमजोर कर देंगे या इनको 40 से या 50 सीट के बीच में निपटा देंगे, लगता अभी तक तो नहीं लगता है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। जहां तक मुकेश सहनी जी की बात है, मुकेश सहनी जी को वास्तव में आरजेडी हाँ और ना दोनों के बीच में मान के चल रही है। भाई हम इतना ही सीट दे पाएंगे, रहना है रहिए, नहीं रहना है आपको जिस अलायंस में जाना है जाइए। अभी मुकेश सहनी चाहे जितना ओवर कॉन्फिडेंस में बोले, लेकिन आरजेडी इनके बारे में समझती है कि बहुत, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत ट्रस्टेड हमारे अलाई नहीं है, ये कभी भी एनडीए की तरफ जा सकते हैं। और दिलीप जायसवाल ने जो खुलासा किया उससे तो चीजें और स्पष्ट हो। तो जो आप कह रहे हैं कि 100 सीट में कांग्रेस को भी बांट देंगे, लेफ्ट की पार्टियों को भी बांट देंगे, पारस को भी बांट देंगे, अगर बसपा को अपने फोल्ड में लाए, जो सासाराम कैमूर वगैरह का जो इलाका है, बक्सर वगैरह का जो इलाका है जहां वो प्रभावित करते हैं, उस इलाके में अगर बसपा को ये ले आते हैं तो कई, अगर छोटी छोटी 2020 में 212 पार्टियां लड़ी थी बिहार में चुनाव, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं वो किए। अकेले बसपा 239 सीट पर लड़ गई थी, एक सीट जीत पाई थी, जमा खान वाली सीट, जो बाद में जेडीयू में आ गए थे। तो छोटे छोटे कई अलायंस है, बड़ा अलायंस इनके साथ लेफ्ट और कांग्रेस है, और लेफ्ट और कांग्रेस ही हम समझते हैं कि 100 से नीचे पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इनके साथ, तो बाकी अलाई को कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं, आरजेडी अलायंस घटाते हैं कि भाई आप जाके अकेले लड़ लीजिए, हम आपको 2 ही सीट दे सकते हैं, 5 ही सीट दे सकते हैं। और क्या इतना हिम्मत जुटा पाएंगे, जबकि एनडीए में 5 इंटैक्ट है, जो 5 गठबंधन के उनके साथी हैं वो तो इंटैक्ट है। वो जीतन राम जी जितना बोल रहे कि 30 तो चाहिए ही, 40 तो चाहिए ही, वो बोल रहे, लेकिन वो मानेंगे। मुझे पता है कि उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे, मुझे पता है कि चिराग पासवान जितना एमपी का स्ट्राइक रेट बता दे, लेकिन वो मानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और ये जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके बीच में तो लगता है कि जैसे पिछली बार इन्होंने किया था कि भाई कहा कि ये पार्टी को जेडीयू अपने साथ रख ले, ये पार्टी को बीजेपी अपने साथ रख ले। अब कैसे कैसे इनको कन्विंस कीजिएगा, कितना सीट दीजिएगा, कैसे एकोमोडेट कीजिएगा, ये आपका पार्ट है। लेकिन इंडिया गठबंधन में थोड़ा पेच फंसा हुआ है, खास करके लेफ्ट के स्ट्राइक रेट को लेकर के, कांग्रेस के अति सक्रियता को लेकर के, और मुकेश सहनी जी के अति महत्वाकांक्षा को लेकर के। चलिए, अति महत्वाकांक्षा को लेकर के ये बात, लेकिन मैं एक फाइनल डिटेल आपको सुना देता हूं जो मेरे पास जानकारी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि कांग्रेस को 55 सीट आरजेडी देना चाहती है, 25 सीट देना चाहती है लेफ्ट को, 70, और उसके बाद 11 सीट देना चाहती है वीआईपी को, 81 सीट, और 19 सीटों में कुछ और 1-2 दल जो हैं, जैसे आप ये लगा लीजिए कि पारस का गुट हो गया, उनको जेएमएम हो गया, 6 सीट जेएमएम को देगी, और कुछ 3-4 सीट पारस को देगी, और बाकी का जो सीट बचेगा आरजेडी 143 से 150 पे लड़ना चाहती। पर क्या कांग्रेस 55 पर मान जाएगी? क्या
लेफ्ट 30 सीट पर मान जाएगी? ये सारे ऐसे सवाल हैं मुझे लगता है जिसके जवाब आने बाकी होंगे। 55, 30, 85 बचा 15। 15 को बांटना चाहती है वीआईपी, जेएमएम और पारस गुट में। ये मेरे पास जानकारी है। अब सवाल उठता है कि लेफ्ट 30 पे मान जाएगा, कांग्रेस 55 पे मान जाएगा, इसकी संभावना कितनी है? लगातार इस पर नजर रहेगी, हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। विनय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, जो आपके पास सूचना है लगभग इसी आसपास से सीटें मिलेंगी। अब 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती है, कुछ परिस्थिति बस जब फाइनल सीटों का संख्या आएगा तो, लेकिन लगभग इसी के आसपास जो चर्चाएं हो रही है, अंदर खाने की जो चर्चा है यही है। हाँ, 2-4 सीट आगे पीछे और कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई सीट हो तो किसी के लिए छोड़ा जा सकता है। चलिए, रामबंधु बस जी, आपको लग रहा है कुछ इससे अलग होने जा रहा है? मुझे लगता है कि इससे अलग होगा। कांग्रेस इतनी सीटों पे नहीं मानेगी, लेफ्ट भी नहीं मानेगी, और अगर कांग्रेस और लेफ्ट नहीं मानेगी तो क्या होगा ये पता है, महागठबंधन बिखरेगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा ही होगा। पर मुझे लगता है आरजेडी 143 से कम पर तो लड़ेगी नहीं। डॉक्टर संजय, जरा शॉर्ट आंसर दीजिए। नहीं, 143 पर से कम नहीं लड़ेगी, लेकिन अलायंस पार्टनर को भी नाराज आरजेडी नहीं समझेगी अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो। चलिए, मेरे पास ये जानकारी है कि आरजेडी मैक्सिमम 100 सीटें बांटने को तैयार है, उससे ज्यादा बांटना नहीं चाहती है। 150 से 143 से 150 तक आरजेडी हर हाल में लड़ना चाहती है और आरजेडी अपना सीएम बनाना चाहती है। पर क्या आरजेडी जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, कांग्रेस मान जाएगी, लेफ्ट मान जाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने बाकी है, लेकिन हमें जो भी इनसाइड इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। विनय जी आपका, रामबंधु वत्स जी आपका, और डॉक्टर संजय कुमार बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।